उत्तर प्रदेश की राजनीति, यहाँ जाति, अंडरवर्ल्ड और राजनीति का एक रहस्यमयी और गहरा जाल है। इस जाल का सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब अप्रैल 1994 में बुलंदशहर पुलिस ने एक कुख्यात डॉन महेंद्र फौजी को मुठभेड़ में ठोक दिया। तो आखिर हुआ क्या था? महेंद्र फौजी ने पूरे इलाके में साम्राज्य खड़ा कर लिया था। उसकी जाति गुर्जर थी और यह बात यादव और त्यागी समाज के कुछ अपराधियों को चुभ रही थी। वह 1994 का दौर था। बाबरी का ढांचा ढहने के ठीक पहले ही तमाम बड़े राजनीतिक फेरबदल हो चुके थे। दुनिया भर में फेरबदल हो रहे थे। 1991 तक चले खाड़ी युद्ध ने दुनिया को तबाह कर दिया था। भारत की अर्थव्यवस्था जो भी थी वह ध्वस्त हो चुकी थी। सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को दुनिया के लिए भारतीय बाजार के बंद रास्ते खोलने पड़े थे। वह उदारवाद के रूप में आर्थिक सुधारों का भी दौर था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज शुक्ला है और आप कैपिटल टीवी पर देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो अनटोल्ड स्टोरी का एक और नया ताजा एपिसोड, जहां उन पुराने किस्सों की चीर फाड़ की जाती है जिनके संदर्भ आज के हालात से जुड़ते हैं और भविष्य को लेकर सचेत करते हैं, जिनके कारोबारी मकसद होते हैं, राजनीतिक मकसद होते हैं और कई घटनाओं में व्यापक अर्थ में भू राजनीतिक मकसद भी, यानी जियोपॉलिटिक्स। अगर आपने कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारा सपोर्ट करें। मैं आज कई कहानियां एक साथ सुना रहा हूं। आप एपिसोड को अंत तक ध्यान से देखें, इसे लाइक करें, सोशल ग्रुप में शेयर करें और जाने से पहले एक कमेंट करके अपना सपोर्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि यूपी के सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर की वजह से राजनीतिक तापमान चढ़ गया है। आपको लगेगा कि महेंद्र फौजी की कहानी में मंगेश यादव का चैप्टर क्यों? यूपी में माफिया लंबे वक्त तक राजनीति की ताकत रहे हैं। कुछ समय पहले तक राजनीति को जमीन पर माफिया ही कंट्रोल करते थे। एक जमाने में दलों की तो मजबूरी थी कि माफियाओं के बिना राजनीति ही नहीं कर सकते थे। एक छत्र राज बनता गया माफियाओं का और ऐसा समय भी आया कि माफिया ही मुख्यमंत्री बनाने लगे। राजनीतिक वजहों से ही गैंगवार शुरू हुई। यूपी और बिहार में कमोबेश ऐसे ही हालात थे। माफियागिरी ने संगठित पेशे का रूप ले लिया था और अभी भी कानून व्यवस्था में न्याय के मोर्चे पर बहुत सुधारों की जरूरत है, क्योंकि मुट्ठी भर लोग ही बाहुबली हैं और बाकी आम आदमी। आजादी से पहले डकैतों के किस्से सुनने को मिलते हैं। तांडव नहीं दिखता, लेकिन आजादी के बाद धीरे धीरे माफियाओं का तांडव दिखने लगा। डकैत कभी भी मुख्यधारा में नहीं थे। देश का दुर्भाग्य है कि माफिया मुख्यधारा में भी हैं और तंत्र प्रभावित करने की क्षमता रखते थे और अभी भी रखते हैं। अब शैक्षणिक जागरूकता की वजह से उतना असर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे खत्म हो गए हैं। इससे कोई दल भी बचा नहीं। सुल्तानपुर में दिन दहाड़े सर्राफा कारोबारी से लूट होती है। अखिलेश यादव एक्स पर एक ट्वीट करते हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। मंगेश यादव के रूप में सर्राफा लूट का एक डकैत एसटीएफ के एनकाउंटर में मारा जाता है। अखिलेश फिर सवाल उठाते हैं कि उसे इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह यादव था। विकास दुबे का भी एनकाउंटर, बावजूद कि उस नेता का मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता, मध्य प्रदेश के बड़े नेता ने विकास दुबे को कवर देने की कोशिश की थी, भाजपा के नेता ने, फिर भी विकास मारा जाता है। अतीक अहमद का बेटा भी मारा गया। सपा के नेताओं का दल मंगेश के घर जाता है और वही आरोप दोहराए जाते हैं जो सालों पुराने हैं। यादव था इसलिए मार दिया गया। हमारी सरकार आएगी तो चुन चुन कर हिसाब होगा। अब यूएस में मौजूद राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया है कि मंगेश की हत्या जातिवादी भेदभाव का नतीजा है, उदाहरण है। उनकी पोस्ट आप पढ़ लीजिए। शायद राहुल गांधी के दबाव में अखिलेश यादव हरियाणा के लिए मदद कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भाजपा जहां जहां मजबूत दिखी, दोस्तों, वो इलाके यादव बाहुल्य हैं। जाट और मुसलमान के एक बहुत छोटे से हिस्से को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस की हालत हरियाणा में पतली है। अभी कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा वहां कांग्रेस से 3% ज्यादा, यानी 46% मतों पर काबिज है। खैर, हम बात महेंद्र फौजी के एनकाउंटर की करते हैं। फिर मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के राज में एनकाउंटर्स का डेटा खंगालेंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मायावती मुलायम सिंह यादव से इसलिए दूर हुई कि अतीक अहमद और दूसरे गुंडों ने गेस्ट हाउस हादसा करने की कोशिश की थी, तो आप गलत हैं, क्योंकि यह मुख्य वजह नहीं थी।
मुख्य वजह का नतीजा था। मायावती को हादसे से भाजपा ने बचाया था तब, और भाजपा ने ही उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया था। मायावती को वहां भाजपा के अलावा और कौन बचाता भी। बसपा यूपी ही नहीं, कांग्रेस के तमाम गढ़ों में कांग्रेस की लाश पर ताजा ताजा खड़ी हुई थी, तो कांग्रेस बचाने आती नहीं। यह मेरा नजरिया है कि मुलायम सिंह जो मायावती को निपटाकर सवर्ण विरोधी राजनीति का यूपी में अकेले सिरमौर बने रहना चाहते थे, मुसलमान उनके साथ थे। पर भाजपा के सामने बसपा का भी विकल्प रहता। मुलायम की राजनीतिक योजना के लिए यह ठीक नहीं था। जिस तरह का मुस्लिम वोटिंग पैटर्न रहा है, आपको बताने की जरूरत नहीं कि मुस्लिम मतदाता किस दल को आबाद करेंगे, किस दल को बर्बाद करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी को, महबूबा मुफ्ती को, फारूक अब्दुल्ला को और असम के बदरुद्दीन अजमल काजमी को मुस्लिम समाज बहुत पसंद करता है, मगर जानता है कि भाजपा के खिलाफ मुस्लिम नेताओं के समर्थन में खड़े होने का मतलब है कि उनकी राजनीति और मकसद पूरी तरह से विफल हो जाएगी। गेस्ट हाउस कांड तक कड़ियां जुड़ती हैं, कनेक्शन दिखता है। कुछ साल पहले फर्स्ट पोस्ट में अजय सिंह जी ने एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट लिखी थी महेंद्र फौजी के एनकाउंटर पर। मैं उसी रिपोर्ट से मिले बिंदुओं और आज जो हालात दिखते हैं उनके कनेक्शन को जोड़कर अनटोल्ड स्टोरी के लिए अपना नजरिया दे रहा हूं। महेंद्र फौजी गुर्जर था, महीना अप्रैल का था और साल था 1994, जब महेंद्र चौधरी को बुलंदशहर में पुलिस ने ठोक दिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों में तब गैंगवार आम थी, सांगठनिक अपराध ज्यादा था, जबकि यह इलाका संपन्न था। यहां खेतिहर किसानों का दबदबा था। बाबरी का ढांचा ढाया जा चुका था पहले ही। 1994 तक महेंद्र गुर्जर और यादव समाज के माफियाओं के लिए बड़ी चुनौती बन गया। वह चुनौती इसलिए बन गया था कि जाटो समाज जैसी तमाम कमजोर जातियों के रक्षक के रूप में महेंद्र फौजी सामने आता है। आपराधिक उत्पीड़न से उन्हें कवर देता था, जाटो वोट दे सकता था। मुलायम सिंह चाहते थे कि महेंद्र गुर्जर का इनकाउंटर हो जाए। उस वक्त मुलायम सिंह गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री थे। बाबरी ढह चुकी थी। बाबरी ढहने के कुछ हफ्ते पहले, यानी बाबरी दिसंबर में ढहाई गई थी और नवंबर में समाजवादी पार्टी ने अपना पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कर लिया था। सपा का मायावती और काशीराम के साथ गठबंधन भी हो चुका था। इस गठबंधन की वजह से बाबरी ढहने के बावजूद कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा की हार हुई थी। 1994 में बिना बसपा के मुलायम का मुख्यमंत्री बने रहना भी मुश्किल था। बावजूद वह काशीराम और मायावती के विरोध को नजरअंदाज करते हुए महेंद्र गुर्जर का एनकाउंटर करवा दिया, ऐसा आरोप है। मुलायम के आदेश पर विभत्स कारसेवकों के नरसंहार की तुलना जलियांवाला बाग से की गई है। आपको याद ही होगा, कल्याण सिंह वोट बैंक की राजनीति में सपा बसपा गठबंधन से हार गए थे। बाबरी ढहाने के वादे पर कल्याण सिंह सरकार में आए तो जरूर, बाबरी ढही भी, लेकिन बर्खास्त हुए। और 1993 में जब चुनाव हुआ तो हार भी गए। मैं इस लॉजिक को नहीं मानता कि कल्याण सिंह मंडल से उपजी बहुजन एकता की वजह से हार गए थे। पता होना चाहिए कि कल्याण सिंह के समर्थन वाली सरकार ने, यानी वीपी सिंह ने, कांग्रेस के विरोध के बावजूद मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की थी। भाजपा जो तब जनता पार्टी थी, उसने इमरजेंसी के बाद बनी सरकार में मंडल आयोग का गठन किया था। कांग्रेस ने जनता पार्टी की जबरदस्त बहुमत से बनी सरकार को गिरा दिया था, क्योंकि वे सरकार में भले ना हो मगर सिस्टम हमेशा उनका ही था। मंडल बनाम कमंडल की अफवाह को वैसे ही प्रचारित किया जाता है जैसे फैजाबाद लोकसभा सीट को जीतने के बावजूद उसे तमाम हिंदू विरोधी नेता अयोध्या कहकर असल में चिढ़ाते हैं, जबकि फैजाबाद लोकसभा की अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में भाजपा जीती थी। यह कहानी भी मशहूर है कि कांग्रेस में रहने के दौरान वीपी सिंह ने मुलायम सिंह का एनकाउंटर करना चाहा। मुलायम विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने एनकाउंटर में जांच का सवाल उठाया। उस वक्त बीहड़ के डकैतों का एनकाउंटर हो रहा था। मुलायम सिंह पर डकैतों से संबंध के आरोप थे। पत्रकार प्रदीप सिंह के मुताबिक डकैतों के सफाये में मुलायम सिंह के भी एनकाउंटर का आदेश था। तब सत्य प्रकाश मालवीय मुलायम सिंह को कार में अपने पैरों में कंबल से ढककर दिल्ली लाए थे और चरण सिंह और चंद्रशेखर के हस्तक्षेप से मुलायम की जान बची थी। मुलायम को विधान परिषद भेजा गया।
कैबिनेट मंत्री का दर्जा और सुरक्षा दिलवाई गई। बाद में मंडल मसीहा वीपी सिंह से विद्रोह कर अलग पार्टी बनाकर मुलायम सिंह ने अपना बदला लिया, जबकि वीपी सिंह बोफोर्स जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस से निकलकर जनता दल में आए थे। मुलायम सरकार में 1994 में महेंद्र फौजी का एनकाउंटर कर दिया गया, रोड़ा खत्म हो गया। उस समय हस्तिनापुर में विधानसभा का उपचुनाव भी चल रहा था। उपचुनाव का भी एक अलग प्रेशर रहता है। बाबरी ढहने के बाद का वह दौर राजनीतिक रूप से कितना उथल पुथल रहा होगा, आज के दौर से उसकी कल्पना कर लीजिए। आज तो फिर भी वैसा राजनीतिक दबाव नजर नहीं आता। मुलायम को लगा सरकार चली जाएगी, मुलायम पर आरोप लगे कि बसपा के विधायकों को खरीद फरोख्त कर, बहला फुसला कर बसपा को तोड़ देंगे। उधर मायावती को भी मैनेज कर रहे थे मुलायम कि समर्थन बना रहे उनका। मायावती मंचों से सरकार को लोकतंत्र और संविधान का वादा याद दिलाने लगी। मायावती ने कई आपराधिक मुद्दों को तब उठाया था। महेंद्र फौजी इनकाउंटर में बसपा के भारी दबाव की वजह से मुलायम सिंह यादव को बुलंदशहर के एसएसपी ओपी सिंह का तबादला करना पड़ा। तबादले को भी असल में गेस्ट हाउस हादसे की तैयारी से जोड़ा गया। कुल मिलाकर तनाव की वजह से गठबंधन वैसे ही टूट जाता है जैसे मंडल मसीहा बीपी सिंह से अलग होकर मुलायम सिंह और लालू यादव जैसे नेताओं ने उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर किया। बीपी सिंह हाशिए पर चले गए। सपा से अलग होने के साथ मायावती भाजपा के समर्थन से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनती हैं पहली बार। बावजूद कि जब सत्ता साझा करने की बात आई, मायावती ने भाजपा को गुड बाय बोल दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद मायावती ने महेंद्र फौजी की मुठभेड़ में आरोपी अफसर ओपी सिंह को हटाया। ओपी सिंह के खिलाफ मुकदमा भी हुआ। मुकदमे की पैरवी वकील की हैसियत से तब सतीश चंद्र मिश्र ने की और बाद में वही सतीश चंद्र मिश्र मायावती के सबसे भरोसेमंद सिपह सलार बने। सतीश चंद्र अभी तक बसपा में बने हुए हैं, बाकी बसपा को ना जाने कितनी बार तोड़ा गया और उसके सामने चुनौतियां पेश की गई। बात थोड़ा सा समाज की करें तो समाज में जितना माफियाबाजी बढ़ेगी, अराजकता बढ़ेगी, समाज के कमजोर आदमी को दिक्कत होगी, जो सबसे कमजोर होगा। कानून संविधान पर चलने वाले आदमी को दिक्कत होगी। अपने घर में आराम से 2 रोटी खाकर सोने वाले आदमी को दिक्कत होगी। विषय बहुत गंभीर हो जाएगा, लेकिन एक जरूरी बात यह भी कि इससे धर्मांतरण का रास्ता आसान होता है, संप्रभुता को चुनौती मिलती है, आंतरिक मामलों में अनावश्यक विदेशी हस्तक्षेप बढ़ता है, जो वार इंफॉर्मेशन के दौर में बहुत घातक है। समाज हित में न्याय के लिए ईमानदारी से अगर एनकाउंटर की जरूरत पड़े तो करने में संकोच नहीं करना चाहिए। संविधान कानून का भय भी जरूरी है। समाज किसी सरकार के इशारे पर नहीं बल्कि अपने पैरों पर चलता है। सरकार का काम है कानूनी अड़चनों को दूर करना, जिससे लोग अपना जीवन सुगम बना सकें। बिहार के अस्पताल में पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद तक को माफियाओं ने राबड़ी देवी की सरकार में ठोका। अतीक अहमद और उसके भाई ने सरे राह सिर्फ चुनावी हार में पूजा पाल के पति राजू पाल को सरेआम मारा था, क्योंकि उसने प्रयागराज पश्चिम की सीट जीत ली। क्या राजू पाल को अतीक अहमद के सामने विधायक बनने का हक नहीं है? अतीक के भाई के सामने विधायक बनने का हक नहीं है? अगर हक नहीं है तो ये कैसा लोकतंत्र है? मुलायम सिंह की ही सरकार में राजू पाल मारा जाता है। और खौफ देखिए कि योगी सरकार में भी, योगी मोदी की कथित तानाशाही में भी अतीक का बेटा असद सरेराह राजूपाल केस में गवाह उमेश पाल को गोली मारता है। पूरी दुनिया ने देखा। क्या यही तानाशाही है जो माफिया मंत्री विधायक को ठोक सकते हैं? वह किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं है। वह किसी को ठोक सकते हैं, वह चाहे विकास दुबे हो या मंगेश यादव। अगर अपराधी है तो उसको सजा मिले। जहां तक योगी को बुलडोजर और एनकाउंटर्स की उपलब्धि वाले मुख्यमंत्री के रूप में प्रचारित करने की बात है, इसमें भी माननीय मुलायम सिंह यादव सिरमौर नजर आते हैं। आंकड़ों के जरिए हिंदुस्तान टाइम्स ने पीटीआई के हवाले से छपी अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि 2017 से 2022 के दौरान योगी के कार्यकाल में 183 अपराधियों को मारा गया। हिंदुस्तान की रिपोर्ट 2023 की थी, जबकि इससे 1 साल पहले आई न्यूज 18 की रिपोर्ट में मुलायम सिंह, मायावती, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के दौर में मुठभेड़ों की संख्या का ब्यौरा दिया गया है। योगी सरकार में 156 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए थे, अखिलेश सरकार में 40 अपराधी।
मुलायम सिंह यादव और मायावती की सरकार में योगी आदित्यनाथ की तुलना में ज्यादा अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। मुलायम सरकार में 2003 से 2007 तक 499 अपराधियों को मुठभेड़ में मारा गया। मायावती की सरकार में 2008 से 2012 के बीच 261 अपराधी मारे गए। मुलायम एनकाउंटर के मामलों में सिरमौर नजर आते हैं। पब्लिक को माफिया राज नहीं चाहिए, यह राजनीतिक दलों को समझना चाहिए और समाज की हर चीज से चुनावी सक्सेस पाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। डाइवर्सिटी की तरफ बढ़िए, नए योग्य लोगों को लाइए जो समाज के लिए बेहतर हों, समाज का जीवन बेहतर कर सके। राजनीति गंभीर मामला है। आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी नए एपिसोड में मिलेंगे। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।